नमस्कार। भारतिका में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की। आप सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि एक बार फिर देश के अलग अलग हिस्सों से किसान दिल्ली की घेरेबंदी में जुटे हैं। दिल्ली की सीमाएं जो पंजाब, हरियाणा या यूपी से लगती हैं, वहां पर चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था कर दी गई है और लगातार इन राज्यों से किसान दिल्ली की तरफ आने के लिए व्याकुल हैं। 2020-21 में जब कोविड का दौर था, उस वक्त भी हमने देखा था कि दिल्ली की सीमाएं इन किसानों ने लगभग सील कर दी थी। 1 साल से ज्यादा समय तक सड़कों पर ये किसान बैठे रहे और उनका जो आरोप था सरकार पर और जो उनकी मांग थी सरकार से, वो ये कि जो कृषि कानून सरकार ने बनाए थे उसकी वापसी हो। सरकार को झुकना पड़ा, कृषि कानून वापस लेने पड़े और फिर यह आंदोलन खत्म हुआ। इस बार मांग कुछ अलग है। थोड़ा सा कुछ बिंदुओं में इस पूरे मामले को समझिए कि किसानों ने जो आंदोलन अभी से 2-3 साल पहले किया था और अभी जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें क्या समानता है। क्या ये वही आंदोलन है जो पहले हुआ था या कुछ अलग बातें हैं? क्या ये वही संगठन है जो इन्होंने पहले किया था या कोई दूसरे संगठन है? क्या वही मांगे हैं जो उन्होंने पहले रखी थी या कुछ नई मांगे हैं? राजनीति तो होती रहेगी। देश में अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से इन मुद्दों को उठाते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से किसान संगठन, या मैं अगर उनको कोट अनकोट कहूं तो तथा कथित किसान संगठन, अगर इस रास्ते पर आकर दिल्ली की पूरी घेराबंदी करने की कोशिश करते हैं, उसका प्रयास करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे राजनीति को समझना होगा। अगर हम मुद्दों पर बात करें तो सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि पिछली बार का जो संगठन, जिन संगठनों ने आंदोलन किया था, उसमें मुख्य तौर पर जो संगठन शामिल थे वो इस बार नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा। आंदोलन के दौरान ही वो किसान मोर्चा 2 भाग में बंट गया था और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक एक संगठन बना था जिसके अंतर्गत कुछ संगठन काम करते हैं, जिसमें तकरीबन 150 संगठन इस बार अलग अलग इलाकों से इस आंदोलन में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बार जो मुखिया है वो कोई और है। मुखिया है इस बार किसान मजदूर मोर्चा यानी KMM। SKM नहीं है। अब किसान मजदूर मोर्चा इस बार आंदोलन में मुख्य भूमिका निभा रहा है। पिछली बार देश के अलग अलग हिस्सों से तकरीबन 500 किसान संगठन, छोटे बड़े, उस आंदोलन में शरीक हुए थे। इस बार उनकी तादाद 250 है। इस बार चूंकि इस आंदोलन के ठीक पहले, जब से यह आंदोलन शुरू हुआ है उसके ठीक पहले भारत सरकार ने देश के सबसे बड़े किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित कर दिया और उसके बाद उनके पोते जयंत चौधरी NDA गठबंधन में शामिल हो गए। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ आने वाले जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनकी तादाद कम हो गई है। उत्तर प्रदेश से जो दिल्ली की सीमाएं जुटती हैं, जो लगती हैं, वो सारी सीमाएं एक तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था के अंतर्गत तो आ रही हैं, लेकिन वहां पर अभी उस तरीके से जमघट जमावड़ा नहीं हुआ है जैसा पिछली बार देखा गया था। महेंद्र सिंह टिकैत, जो एक तरीके से किसान के एक बहुत बड़े नेता माने गए और नेता थे, उनके जो पुत्र हैं वो इस आंदोलन में, पिछली बार के आंदोलन में वो बहुत आगे थे, इस बार के आंदोलन में वो अभी तक चुप्पी साधे बैठे हैं। यानी टिकैत गुट भी अब इस आंदोलन में स्पष्ट तौर पर नहीं आया है। हाँ, वो कह रहा है कि किसानों की मांग को देखा जाए, ध्यान दिया जाए, नहीं तो वो भी इस आंदोलन में कूदेंगे। तो पहली बात तो जो आंदोलन पिछली बार किसान संगठनों ने किया था वो किसान संगठन इस बार नहीं है। कुछ उसके हिस्से हैं लेकिन वो नहीं है। तो क्या मांग भी वही है? पिछली बार जब आंदोलन खत्म किया गया था और कृषि कानून वापस लिए गए थे, उस वक्त सरकार ने कहा था कि हम इसके अलावा MSP पर, यानी जो न्यूनतम मूल्य की बात होती है, जब किसान कोई भी फसल पैदा करता है और उसकी एक न्यूनतम मूल्य निर्धारण उसका होता है कि इतने, कम से कम इतने पैसे पर ये सरकार इसको खरीद लेगी।
तो उसकी बात बार बार उठाई गई थी और उस पर सरकार ने कहा था कि हम कानून बनाएंगे। अभी आंदोलन से ठीक पहले 3 केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री के नेतृत्व में पंजाब पहुंचे, चंडीगढ़ गए और वहां पर उन्होंने इन संगठनों से मुलाकात की, बात की, लेकिन बात बेनतीजा रही। क्यों? क्योंकि संगठनों की जो मांग है वो है कृषि कानून में जो नए कानून बने उसमें एमएसपी का कानून लागू हो। अब थोड़ा सा इस बात को भी समझना होगा कि आखिर इस बात पे जोर क्यों है। मैं थोड़ी देर में इस बात को आपको कम शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए मामला इतना बड़ा है कि 10 मिनट या 5 मिनट या 20 मिनट की वीडियोस में इसको नहीं बताया जा सकता, लेकिन मैं मुख्य मुद्दे आपको बता देता हूं। अब एक मुद्दा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कि क्या चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की परिस्थितियां बनाना या पैदा करना, इसके पीछे राजनीतिक कारण है क्या? देखिए, आंदोलन में राजनीतिक कारण होने चाहिए। अगर राजनीतिक कारण नहीं होंगे तो आंदोलन एक किसी बेहतर स्वरूप को नहीं पा पाएगा। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है कि किसी आंदोलन के पीछे कोई ना कोई राजनीतिक कारण हो, लेकिन जिस तरीके से ये किसान संगठन दिल्ली की तरफ बढ़ने के लिए बेचैन है और जिस तरीके की इनकी तैयारी दिखती है वो कोई आंदोलन का स्वरूप नहीं है। वो स्पष्ट तौर पर यह दिखाता है कि इनकी पीछे की राजनीति कुछ और है और आगे इनका मुखौटा कुछ और है। इस बार यूपी चूंकि शामिल नहीं है तो मुख्य तौर पर पंजाब और हरियाणा के किसान इसमें शामिल हैं और हरियाणा का वो बेल्ट जो पंजाब से मिलता है, यानी पंजाब के ज्यादातर किसान। अब इन पंजाब के किसानों के पीछे एक संगठन या 2 संगठन या 4 संगठन जो हमेशा से अलग खालिस्तान की मांग करता रहा है वो भी इसमें इस बार शामिल दिखता है। कई ऐसे वीडियोस बाहर आए हैं, कई ऐसी लोगों की बातें सामने आई हैं जो इस आंदोलन में जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं वो उनकी अलग मांग को दिखाता है, यानी वो एक अलग व्यापार करने के जुगत जुगाड़ में लगे हैं। साथ ही जिस तरीके की तैयारी से वो आ रहे हैं, जिस तरीके से ट्रैक्टर्स का पूरा मजमा लेके आ रहे हैं, हुजूम लेके आ रहे हैं, उससे ये लगता है कि वो कोई आंदोलन करने नहीं, पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पर एक कोई न कोई गृह युद्ध की परिस्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार क्या करेगी और क्या करना चाहिए, ये सरकार के अपने अंदर की बात है। जब किसान ये कहते हैं कि MS स्वामीनाथन, जिनको अभी हमने भारत सरकार ने भारत रत्न दिया, किसान नेता चौधरी चरण सिंह के साथ साथ उनको भी भारत रत्न दिया, तो उनकी जो रिपोर्ट है, उस आयोग की रिपोर्ट को हमने एक बेंचमार्क, एक आधार माना है, तो एमएसपी कानून उस आधार पर लागू हो और सारी फसलों पर एमएसपी लागू किया जाए। ये उनकी मुख्य मांग है। कुछ मांगे थोड़ी अजीब हैं, जैसे उनकी मांग है कि WTO से भारत को बाहर हो जाना चाहिए। ये मुझे किस तरीके की मांग है हमें समझ में नहीं आती। किसानों की मांगे अच्छी हो सकती हैं, होनी चाहिए। एक मांग तो वो करते हैं कि नकली बीज, नकली खाद, इन सब पर रोक लगनी चाहिए, इन सब पर पाबंदी होनी चाहिए ताकि सही बीज, सही फसल किसान सही बीज के सहारे, सही खाद के सहारे पैदा कर सके। लेकिन दूसरी तरफ वो ये मांग नहीं करते कि जहरीले खाद से या जहरीले तरीके से अनाज की पैदावार वो जिस तरीके से बढ़ाते हैं वो देश को कहीं ना कहीं एक तरीके से जहर खिलाने का काम करते हैं। उस पर कोई कानून नहीं है। न जाने क्यों सरकार भी उस पर ध्यान नहीं देती और किसान संगठन भी ध्यान नहीं देते। अब बात एमएसपी की आती है। एमएसपी की बहुत ज्यादा पुराने इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं स्पष्ट 2-3 सेंटेंस में आपको बताऊं तो 60 के दशक में ये सारी तैयारियां हुई थी। 1964 में LK झा की लीडरशिप में एक कमेटी बनी, जिस कमेटी को फूड ग्रेन्स प्राइस कमेटी कहा गया और उसी कमेटी ने बाद में उसी के आधार पर 1965 में FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो MSP पर किसानों की फसलें खरीद कर गोडाउन में रखेंगे और फिर जो हमारा सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत हम राशन जिसको कहते हैं, गांवों में, छोटे कस्बों में, शहरों में जो गरीबों को BPL को जो राशन उपलब्ध कराया जाता है सस्ते दामों पर, PDS, वो हम उसके जरिए उपलब्ध कराएंगे। हालात ये है कि चावल और गेहूं, ये इन दो फसलों की हम बात करें, एक खरीफ और एक रबी फसल की, तो इन दो फसलों में
जो परिस्थितियां हैं वो ये हैं कि देश को जितना अनाज चाहिए उससे तकरीबन 4 गुना से 6 गुना के बीच में ज्यादा अनाज देश के गोदामों में भरा पड़ा है। अब गोदाम इतने ज्यादा भी नहीं है कि बाकी अनाज भी किसी भी दाम पर एमएसपी पर खरीदकर सरकार उसको स्टोर कर सके। आप बार बार ये खबरें सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं कि ये अनाज बर्बाद हो गया, बारिश आ गई, सड़ गया, पर रखने की जगह नहीं है। अब गेहूं और चावल, देखिए जब एमएसपी का निर्धारण हुआ और एफसीआई का गठन हुआ उस वक्त देश के हालात अलग थे। देश एक तरीके से अकाल की परिस्थिति में था और उस परिस्थिति में देश को ये ऐसे प्रयास करने थे कि हमारे देश में हमारे लोगों के लिए अनाज उपलब्ध रहे। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमें गेहूं तक दूसरे देशों से आयात करना पड़ रहा था। हमारी पैदावार वैसी नहीं थी, हमारे लोगों के लिए पूरे अनाज की व्यवस्था वैसी नहीं थी, हमारी सिंचाई की व्यवस्था वैसी नहीं थी। तो ये सारे कानून उस वक्त बन रहे थे। एफसीआई का गठन भी हुआ और एफसीआई ने बहुत बेहतर काम भी किया। लेकिन अब परिस्थिति यह है कि हमारे पास, अगर हम इन 2 फसलों की बात करें फिलहाल, गेहूं और चावल, तो ये धान, जो ये 2 फसल हैं, इस 2 अनाज हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में है। अब हम और नए स्टोर करने की परिस्थिति में नहीं है और चूंकि ये एक तरीके से कैश क्रॉप्स हैं तो इस तरीके से इस पर किसानों का ध्यान ज्यादा रहता है और ये पैदावार इसलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि इसमें इनको पैसा मिलता है। अब कानून ऐसे बनने चाहिए कि हम वैसी फसलों का भी उत्पादन करें कि जिससे हमें पैसा भी मिले और जिससे हमारी जमीन, हमारे लोगों का स्वास्थ्य, हमारे पर्यावरण, सब पर ध्यान दिया जाए। अभी देखिए चुनावी साल है, चुनावी रणनीति चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें होंगी कि सरकार दबाव में आएगी और दबाव में आने के बाद कुछ ना कुछ ऐसे फैसले लेगी। लेकिन अगर आप इस पूरे मामले को समझेंगे तो लगेगा कि शायद अभी एमएसपी का निर्धारण किया जाना और कानून बनाया जाना कि हम सरकार खरीदेगी ही खरीदेगी, एक तरीके से सरकार के बजट, सरकार के फंड, सरकार के पूरे सिस्टम पर एक तरीके से एक ब्रेक लगाना होगा। अभी आप आजाद हैं। अच्छा हाँ, एक बात और, अभी पूरे देश में आप बहुत कम संख्या में, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तो कुछ सरकारों ने कुछ तब्दीलियां की हैं, राज्य सरकारों ने, और उसके बाद थोड़ी बहुत समस्या बदली है, कम हुई है। तो अभी भी स्थिति यह है कि किसान आंदोलन के बाद का स्वरूप ऐसा है कि तकरीबन 10% लोग, 10% किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं, लेकिन वो नहीं खरीदी जा रही एमएसपी पर और उसके बावजूद किसान अपने अनाज बेच रहे हैं। हाँ, बिचौलियों की मार को ठीक करना सरकार का फर्ज है। अब बिचौलिए कैसे इस बीच से हटेंगे ये समझना जरूरी है क्योंकि ये सिस्टम में घुसा हुआ है। रोज रोज अपनी फसल बेचने वाले किसानों को आढ़ती जो हैं, जिन्होंने बिचौलियों का पूरा बाजार क्रिएट किया है, वो उनकी जरूरत पर उपलब्ध हैं। अब देखिए, मैं इसलिए कहा कि इस पर अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें साथ निकलेंगी। अब सरकार पिछले कई सालों से, कोविड के समय से लगातार, ये 4था साल है कि सरकार 80 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध करा रही है। अब जब आप उसको अनाज उपलब्ध करा रहे हैं, आप उसको मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, तो वो किसान दूसरे फसल की पैदावार करने के प्रयास में नहीं लगा है। तो जो लोग फसल पैदा कर रहे हैं वो दरअसल एक ऐसे सिस्टम में पैदा कर रहे हैं कि उनको जिस फसल से पैसा तुरंत मिल रहा है वही फसल पैदा करें। ये बुरा भी नहीं है, लेकिन सिस्टम ये समझना है कि खास तौर पर धान और गेहूं में भी कम, धान में पानी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा पानी की वजह से आपका वाटर लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उन गांवों में जहां पर पहले, आज से 30 साल पहले 20 फीट पे पानी आ जाता था जिसको आप पी सकते थे, अब वहां 100 फीट तक वैसा पानी नहीं है जिसे आप पी सकें। उसके बाद दूसरी समस्या आती है, दिल्ली के इलाके में
दिल्ली के सराउंडिंग्स जो 400 किलोमीटर का तक एक जो पेरिफेरल है, वहां के जो किसान हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी के किसान उन फसलों की जो पराली जलाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव स्पष्ट तौर पर पोल्यूशन के तौर पर दिल्ली झेलता है। एक तरफ आप प्रदूषण यानी वातावरण खराब कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पूरे इन्वायरमेंट में पानी की स्थिति खराब कर रहे हैं क्योंकि आप वैसी फसल पैदा कर रहे हैं, और तीसरी तरफ अब आप ये कह रहे हैं कि सिस्टम में सारी फसलों पर एमएसपी कानून लगा दिया जाए, यानी हम जो भी पैदा करें वो आप खरीदने को बाध्य हों। सरकार को नियम और नीतियां ऐसी बनानी चाहिए कि आप जो भी चीजें पैदा करें उसमें इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखें। पहली बात, अगर आप अनाज की जांच करा लें, हर राज्यों से, हर प्रदेश से, हर बड़े किसान संगठनों को कहें कि आप जो अनाज पैदा करते हैं उसकी जांच होगी, अगर वो अडल्ट्रेटेड नहीं होगा तब हम उसको एमएसपी पे लाएंगे। अगर इतनी भी पेंच सरकार ने लगा दिया तो ये सारे संगठनों का आंदोलन एक साथ 1 मिनट में सड़क से बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये वो संगठन है जो, मैं सबकी बात नहीं कह रहा, लेकिन ज्यादातर स्थितियां ये हैं कि पैसे के लालच में हमारे देश में एक तरीके से किसान के नाम पर जहर पैदा करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। तो इसलिए आप इस बात को थोड़ा समझिए कि ये आंदोलन, और अभी जब परिस्थिति ये है कि देश चुनाव के मोड में है, वहां पर एक तरीके से दबाव बनाने का प्रयास, यूपी के लोग आएंगे आंदोलन में, किसान संगठन शामिल होंगे नहीं होंगे, ये अगले कुछ दिनों में पता चलेगा। अभी की परिस्थिति ऐसी है कि यूपी से कोई नहीं आ रहा। अब कांग्रेस ने अचानक, कांग्रेस के युवा नेता, चिर युवा नेता राहुल गांधी ने अचानक से एक रैली में अपने भारत जोड़ो यात्रा में कह दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी कानून लागू करेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं अब उस पर वाहवाही करने लगे कि अरे किसी राष्ट्रीय पार्टी का यह बहुत बड़ा फैसला है। 2004 से 2014 तक केंद्र में राजीव गांधी के बाद सबसे बेहतर ताकत से संगठित सरकार अगर थी तो मनमोहन सिंह की थी, जो पीछे से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही चला रहे थे। तो उस वक्त ये कानून लागू करना है, ये बात क्यों नहीं समझ में आई? तो जब आप सत्ता में होते हैं तो आप ऐसी कोई बात नहीं करते, और अब आप चूंकि ऐसी बात कर रहे हैं, चूंकि आपको मालूम है कि परिस्थितियां ऐसी बिल्कुल नहीं है कि आप पूर्ण बहुमत के साथ सरकार की सत्ता में आ जाए, तो जब ऐसी परिस्थितियां नहीं है तो कहने को कुछ भी कह दीजिए। और इसलिए मेरा इस विरोध के आंदोलन पर और जो विरोधी लोग हैं इसके पूरे तौर तरीके पर सवाल है। आंदोलन की और भी बात करेंगे और भी आपसे इस पे रूबरू होते रहेंगे। देखते हैं आंदोलन किस तरीके से जाता है, इस पे कुछ और वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल मैं इंग्लैंड से आपको इतना ही बता सकता हूं कि आप देखिए और आप समझिए कि किसान आंदोलन के पीछे कहीं कुछ ऐसे लोग तो नहीं शामिल हैं जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। नमस्कार, शुक्रिया।